चलिए भैया कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करते हैं। कोशिश हम लोग ये करेंगे कोऑर्डिनेट, जैसा कि आपको पता है एयरफोर्स का पेपर है, लगभग 10 दिन बाद शुरू होने हैं, 2 तारीख है। क्लास ऑनलाइन होनी थी लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके क्लास डाल दूंगा बाद में। ठीक है भैया, चलिए। तो कोऑर्डिनेट को हम लोग इस तरीके से करेंगे कि 1-1.5 घंटे में पूरा कोऑर्डिनेट का हम रिवीजन कर सकें। इसी तरीके से मैंने कुछ पहले से लिख रखे हैं जिससे आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं हो। ठीक है, लाइव में क्या आप करते चलते तब भी हो जाता, लेकिन मैंने पहले से लिख रखे हैं। तो जल्दी जल्दी चीजों को कवर करते हुए 1-1.5 घंटे में कोऑर्डिनेट, ऐसे ही हम लोग लगभग आने वाले अगले 8 दिनों में पूरा एयरफोर्स का जितना भी मैथ का सिलेबस होता है, ज्यादा बातें करेंगे नहीं क्योंकि पेपर बहुत जल्दी है, 10 दिन में पेपर है। तो जितना भी सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, जितना भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, जितने बड़े बड़े टॉपिक इंपोर्टेंट, वेक्टर अलजेब्रा, जितने भी हैं सब कवर करेंगे। ठीक है, फिर और डेली प्रैक्टिस सेट भी शुरू करते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक शायद इसमें वीडियो के नीचे हम दे देंगे, बाद में मिल जाएगा आपको। तो वहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासें रखेंगे, आज से ही शुरू कर रहे हैं। क्लियर है भैया? चलिए, तो कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। डेली हम लोग करेंगे, रात में 2-3 घंटे रखेंगे, दिन में भी 2-3 घंटे रखेंगे। कहने का मतलब जितना हो सकेगा, लेकिन आपका हम सिलेबस करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका 10 दिन में सिलेबस पूरा हो जाए। रिवीजन सिलेबस तो आप नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति यानी यहाँ पे क्या है कि कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं कि सर इस एक्स अक्ष पे, जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो इधर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है। डैश का मतलब कुछ नहीं होता है, डैश का मतलब माइनस का होता है बस। तो जैसे हम बात करें कि 3,4, अब 3,4 जो है, ये 3,4 क्या है, 3 मतलब एक्स अक्ष पे 3 बढ़ना है और वाई अक्ष पे कितना बढ़ना है, 4 बढ़ना है। एक्स अक्ष पे 3 बढ़ना है और वाई अक्ष पे कितना बढ़ना है, 4 बढ़ना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यानी एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 4। अब इसमें क्या है, कहीं कहीं प्लस माइनस की भी दिक्कत आती है। सही है कि नहीं सही है? तो अगर हम देखो, पहला वाला ये होता है एक्स का और इसे भुज कहते हो, इसको कहते हैं कोटि, यानी ये बाई दूसरा वाला होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें, पहले हम एक्स को लिखते हैं तब हम बाई को लिखते हैं। अगर हम बात करें तो पहले में एक्स भी पॉजिटिव बाई भी पॉजिटिव, यानी दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरे में बात करें तो एक्स तो ऋणात्मक है, डैश का मतलब ऋणात्मक, लेकिन बाई पॉजिटिव है तो माइनस प्लस। यहाँ दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस। और यहाँ की बात करें तो एक्स प्लस का है और बाई किसका है, माइनस का है। इतनी बात सबको समझ में आई? तो यानी पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, आप सबको पता है ये बात। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हम बता चुके हैं आपको, जो पहला वाला होता है ये भुज कहलाता है। इंग्लिश में जो देखना चाहे इंग्लिश में देख सकता है, बाकी आप वैसे भी कोई ज्यादा अंग्रेज तो है नहीं, खास हिंदी सब जानते हैं। और दूसरा वाला क्या कहलाता है, दूसरा वाला कोटि कहलाता है। पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। इतना सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल। जैसे मैं आपसे कहूं 3,4, अब 3,4 को तो इसमें ये आपका भुज हो गया और ये क्या हो गया आपका कोटि। जैसे माइनस का 2,3, तो ये आपका भुज हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका कोटि हो गया। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि तभी हम पूरा मैथ कवर कर पाएंगे। ये कोर्स नहीं चल रहा है जो हम आपको एक एक चीज पे 1-1 घंटा आपको दें। ठीक है, अगर किसी की मान लो किसी कोऑर्डिनेट की पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आर कॉमर थीटा होते हैं। अब ये आर कॉमर थीटा क्या है, आर कॉमर थीटा ये है, जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब यहां से कोई एक लाइन जा रही है, यहाँ कोई एक पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे ये मूलबिंद है। मूलबिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब यहां से ये एक्स अक्ष की दूरी है, इधर ये वाई अक्ष की दूरी है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। अब जो मूलबिंद से जो दूरी होगी, डायरेक्ट दूरी, इस ये जो दूरी होगी ये आर है। अब आप बताइए, एक्स अक्ष के साथ ये इसका कुछ ना कुछ झुकाव भी तो है, तो जो एक्स अक्ष के साथ इसका झुकाव है ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो आर थीटा। अब हम बात करें तो देखो, यहां से यहां तक ये एक्स है और यहां से यहां तक ये वाई है, तो आर का मान निकालें। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है, ये परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर का जो मान है वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम बात करें आगे तो टेन थीटा बराबर, आप बताइए, लंब बट्टे आधार। लंब ये है वाई और आधार कितना है एक्स, तो कितना आ जाएगा, बाई बट्टे एक्स। हम यहाँ और भी कह सकते हैं क्या कि साइन थीटा अगर हम निकालें तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर निकल के आ जाएगा बाई बट्टे आर। साइन थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, बाई बट्टे आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे लंब बट्टे कर्ण, तो अगर हम बाई बराबर निकालें तो आर साइन थीटा, बाई बराबर क्या निकल आएगा, आर साइन थीटा। तो
तो बाई बराबर आर साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम कॉफ लगाएं तो आधार बट्टे कट, तो वहां से क्या निकल आएगा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा। अगर आप इसको वर्ग कर देते हैं तो इनका वर्ग का योगफल 1 के बराबर हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर के बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात में किसी को दिक्कत है? मुझे लगा ये आवाज कहां से, चलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए इतनी बात में किसी को, तो ये पोलर ध्रुवीय रूप है, यानी उसकी हम पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ से इतना एंगल पे जा रहे हैं, यहाँ से सब कुछ, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ ये मार्कर है, तो ये जमीन से कितने एंगल पे है, इधर से कितने एंगल पे, पूरा उसकी लोकेशन बता रहे हैं, ये ध्रुवीय रूप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई दो बिंदु दे रखे हो और उनके बीच की दूरी पूछी हो आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बड़े आराम से आप जानते हैं, डी मान लेते हैं, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये कोई अगर किसी ने ऐसे याद कर रखा हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये कतई गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वर्ग हो रहा है, और प्लस जो वर्ग करते हैं वो किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो माइनस का भी वर्ग प्लस में रहना है तो आगे पीछे भी आप कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस आप रिवाइज कर रही है, कोई लिखना नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि कोई एक लाइन है जिसका शुरू एक पॉइंट है x1 बाई 1, दूसरा है x2 बाई 2, और यहाँ कोई p है। अब ये p जरूरी थोड़ी है कि बराबर, मतलब बीचों बीच में ही हो, ये इधर उधर भी हो सकता है। मान लो ये इधर हुआ या यहाँ हुआ, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर है और इस बोर्ड के यहाँ बीचों बीच में रखते हैं, तो चलो इधर इधर का टुकड़ा बराबर है, लेकिन ये इधर उधर भी हो सकता है, ये तो हमको पता नहीं ना। तो इसने क्या किया, इस लाइन को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसे कहते हैं अंतः विभाजन, इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो आप इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, पी के कोऑर्डिनेट, तो निकलेंगे mx2, सबको याद होंगे, प्लस nx1 और बटे m प्लस n। और ऐसे ही अगर हम m/2 प्लस ny1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और बटे में m प्लस n, यही तो हो जाएंगे बिल्कुल। अगर यहीं पे मैं आपसे ये कहूं कि आप बताइए, अगर ये बाह्य विभाजन हो, कोई पूछे बाह्य विभाजन कैसे होता है, जैसे स्टार्टिंग का पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आप, मैंने ये कहा कि इसको आगे बढ़ाने पर यहाँ कोई बिंदु है P, तो ये बाह्य विभाजन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बाह्य विभाजन के लिए कुछ नहीं करना होता, उसे हम माइनस आ जाएगा mx2 माइनस का nx1 और बटे m माइनस n। ऐसे ही m/2 माइनस ny1 बटे, थोड़ा सा हम जल्दी इसलिए करा रहे हैं, पेपर तक ऐसे कवर हो पाएगा कंटेंट कोऑर्डिनेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई। और अगर हम आगे की बात करें यहाँ पर, तो आप हमें ये बताइए, सिंपल सी बात, अगर ये बीचों बीच में है, अगर मान ले P मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है तो ये दोनों तरफ की दूरी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जब m बराबर n हो जाएगा तो देखो m और m दोनों जगह m रख सकते हैं, तो m कॉमन ले लेंगे और यहाँ 2m हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2, ये मिड पॉइंट के निर्देशांक है, और y1 प्लस y2 बट्टे 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इतनी बात में किसी को दिक्कत? तो mx2 प्लस nx1 आप संग संग एक बार बोलते जाएंगे मेरे साथ साथ, तो आपको याद हो जाएंगे। mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, और माइनस लगा देंगे तो बाह्य विभाजन, और m और n बराबर हो जाएंगे, तो x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अगर अगला है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की बात करें तो इसमें चार होते हैं। चार क्या होते हैं देखो, सबसे पहले होता है इन सेंटर, इसे कहते हैं अंतः केंद्र। दूसरा होता है परिकेंद्र, इंग्लिश में बोलता जा रहा हूं, आप लिख लेना, परिकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर। तीसरा होता है केंद्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोइड, इसको गुरुत्व केंद्र भी इंग्लिश लिख नहीं रहे, टाइम ही नहीं इतना ज्यादा, सेंट्रोइड भी कहते हैं। और अगला होता है एक लंब केंद्र, जिसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर वो संभाव त्रिभुज है, अगर आपका कोई एक संभाव त्रिभुज है, संभाव त्रिभुज जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उसका जो ये चारों पॉइंट होंगे वो एक ही पॉइंट पर स्थित होंगे, चारों एक ही जगह स्थित होंगे, एक ही जगह। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन कब कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन है कि वो संभाव त्रिभुज होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, बाकी के लिए हम अभी समझाते हैं। और स्पेशल बात क्या क्या ध्यान रखनी है, और स्पेशल बात ये ध्यान रखनी है आपको, अंतः केंद्र बनता कैसे? अंतः केंद्र बनता है कोणों के अर्धक से। अंतः केंद्र कैसे बनता है? कोणों के अर्धक से बनता है। इतना सबको समझ में आया? परकेंद्र कैसे बनता है?
भुजाओं के लंबवर्धक से बनता है। आप ये वीडियो रहेगी आपके पास तो आप बाद में भी देख सकते हैं। परकेंद्र भुजाओं के लंबवर्धक से, जैसे भुजाओं का लंबवर्धक किया जाए, जरूरी ये तो हमने समझाया है, शीर्ष से जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना, ये तो अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग प्रकार से होता है। फिलहाल इस पे हमारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे। केंद्र कैसे बनता है? मध्यकाओं के कटान बिंदु से। मध्यका क्या होती है? जो उसको दो भागों में बांट दे त्रिभुज को, उसे क्या कहते हैं? मध्यका। और लंब केंद्र क्या होता है? जैसे शीर्ष से यहाँ पे लंब डाला, ऐसे ही यहाँ से यहाँ डाला, ऐसे ही यहाँ से यहाँ डाला, जो कटान बिंदु होगा उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अब इसमें खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है? खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो परकेंद्र होता है, एक दो इसमें खास बात है। परकेंद्र जो समकोण त्रिभुज होगा, अगर तो समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कहां पे? कर्ण के मध्य बिंदु पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना आते ही है। और इसी में अगर हम बात करें लंब केंद्र कहां स्थित होगा? ऑर्थो सेंटर इसको कहते हैं। इंग्लिश में मैं नाम बताऊं, इन सेंटर, दूसरे का सरकम सेंटर, तीसरे का सेंट्रोइड और चौथे का ऑर्थो सेंटर। तो ये कहां होगा? ये समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होगा। कहां होगा? समकोण बनाने वाले शीर्ष पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समकोण बनाने वाले शीर्ष पे। नहीं समझे? समकोण बनाने वाले शीर्ष पे कैसे? जैसे ये समकोण बना रहा है तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ना, वही उसके लंब केंद्र के कोऑर्डिनेट होंगे। और दूसरी बात ये कि जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, वही क्या होगा? आपका लंब केंद्र, सॉरी परकेंद्र, सरकम सेंटर हो जाएगा। ये चारों पॉइंट क्लियर हुए। बाकी किसी के लिए हम आगे समझाते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये समझा रहे थे। ये देखो, ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है? इसे केंद्रक भी कहते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात में किसी को दिक्कत? और ऐसे ही अंतः केंद्र के निर्देशांक चाहिए तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बट्टे, सॉरी, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टे a प्लस b प्लस c, a/1 b/2 प्लस c/3 बट्टे, ठीक है, ये दिख रखा है a प्लस b प्लस c। अब एबीसी क्या है? एबीसी है जो भुजाओं की दूरी। ए, मान लो आपने ये नाम दिया हुआ है ए तो इसके सामने की, ये नाम दिया हुआ है बी तो इसके सामने की, और सी ये दिया हुआ है तो इसके सामने की। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए और आगे बढ़ते। तो अंतः गुरुत्व केंद्रक निकालना सीख गए, अंतः केंद्र निकालना सीख गए। लेकिन अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो आप उसके कभी भी अंतः केंद्र का फॉर्मूला मत लगाइए, आप उसके केंद्रक का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी इससे भी निकल आएगा, क्योंकि सभी एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अगली बात समझते हैं। स्लोप। स्लोप क्या होती है? प्रवणता, ढाल भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? ढाल। हिंदी में प्रवणता भी कहते हैं। इसके कई नाम होते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हिंदी में वालों को बड़ी दिक्कत होती है, कई नाम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के साथ जो भी झुकाव होगा किसी भी लाइन का, ये सब जो लाइन है ये क्या है? ये अब जो एक्स अक्ष के साथ झुकाव होगा, जो ये झुकाव है, यही आपकी प्रवणता है। ये क्या है? ये 90 है, प्रवणता है। ये क्या है? ये प्रवणता है। तो इसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? तो टेन थीटा m बराबर, m से प्रवणता को डिनोट करते हैं, m लिखते हैं। तो m बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ये तो चलो तब हो गया ना जब एंगल दे रखा हो। मान लो उसने ये कह दिया कि सर एक के मतलब एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और दूसरी तरफ के दे रखे हैं x2 y2। अब बताइए इसकी प्रवणता क्या होगी? हम तो फंस जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। एक ही लाइन दे रखी है तो dy अपॉन dx या माइनस के a बट्टे b। जब स्ट्रेट लाइन का समीकरण दे रखा है ax प्लस by प्लस c। अब आपको हम ये नहीं समझाएंगे स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या होता है, क्योंकि ये तो आप पेपर देने जा रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए? बिल्कुल। तो ये आपके प्रवणता के इतने तरीके हो गए, आप कोई भी लगा सकते हैं। चलिए, प्रवणता का अगर हम कहे कि भैया एक कोई पॉइंट है x1 y1 और उसकी प्रवणता m है, स्लोप, तो आप बताइए जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो y माइनस y1 बराबर m प्रवणता है और x माइनस x1। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं y माइनस y1, y2 माइनस y1 m का मान बटे x2 माइनस x1 और यहाँ x माइनस x1। ये बात समझ में आ गई? ये भी लिखा जा सकता है। और अगर कोई पूछे प्रवणता रूप क्या होगा, ये क्या है? ये प्रवणता रूप है, स्लोप फॉर्म है प्रवणता रूप। यहाँ पे c क्या है? c यहाँ पे ये है कि जो बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से देख लियो, अंतःखंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। अब कोई के मूल बिंदु से जा रही हो तब तो y बराबर mx हो जाएगा। कब? जब मूल बिंदु से जा रही हो।
मूल बिंदु, यानी बाई, कैसे, जैसे मान लो ये है, अब मूल बिंदु से कोई लाइन जा रही हो, अब मूल बिंदु से कोई लाइन जा रही हो, ये जा रही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये बाई अक्ष पे तो कोई अंतखंड काटेगा ही नहीं ना, तो सी का मान क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आई। इसको अविलंब फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म यानी अविलंब, अविलंब रूप। तो ये क्या है, अविलंब रूप क्या है, ये एंगल जो है ये थीटा है, और मूल बिंदु से जो लाइन है उस पर जो डाले गए लंब की लंबाई है वो पी है। लंब की लंबाई, लंब की, ऐसे नहीं कि आप यहां से यहां मिला दो किसी कोने पे, तब बात नहीं बनेगी। तो अविलंब रूप क्या हो जाता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा बराबर पी, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा बराबर पी। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा बराबर पी। मुझे लगता है इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहीं पे ये कहें कि कोई एक बिंदु है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, अगर कोई एक बिंदु है और किसी बिंदु से किसी रेखा पर आप डाले गए लंब की लंबाई, जैसे ये लाइन है और यहां कोई बिंदु है तो डाले गए लंब की लंबाई, तो डाले गए लंब की लंबाई पता है क्या होती है, कुछ नहीं करना, एक्स की जगह x1 रखिए और बाई की जगह y1 रखिए और प्लस सी बट्टे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसको डंडा लगा देंगे, मतलब मोड, इसका मतलब यह है कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है, ये डी निकल के आ गई दूरी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब उसने मान लो ये कह दिया क्या भैया, एक और चीज आप बताइए, जैसे समीकरण दे रखा है, एक दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब इसके समांतर हमें दूसरी लाइन चाहिए, तो उसका आप ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन तो बराबर होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो बराबर होना चाहिए। अगर ये पोर्शन बराबर नहीं होगा तो प्रवणता अलग अलग आ जाएगी। जब दोनों लाइनें समांतर हैं, जब दो लाइनें समांतर हैं तो उनकी जो प्रवणता होगी दोनों की, वो आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। अगर उन दोनों का, वो लाइनें दोनों, इसको नाम दे देते हैं L1 और इसको नाम दे देते हैं L2, तो L1 समांतर L2, अगर L1 लंबवत है L2 पे तो M1 और M2 का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन कोई पूछे यहाँ पे समीकरण क्या होगा, तो पहले का समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो ना M1 बराबर उल्टा हो रहा है, अगर हम माइनस को हटा भी दें, अगर हम माइनस को हटा भी दें तो भी प्रवणता तो उल्टी होनी है, तो प्रवणता उल्टी के लिए बी एक्स प्लस ए वाई, ये तो, और यहाँ कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना ही थोड़ी है, यहाँ चिन्ह भी तो बदलना होता है, तो किसी एक का चिन्ह बदल दीजिए, तो बी एक्स माइनस ए वाई कह सकते हैं, ये इसका किसका समीकरण हो जाएगा, लंबवत रेखा का समीकरण, और ये इसकी पैरेलल रेखा का समीकरण हो जाएगा, यहाँ लैम्डा भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर जिन बिंदुओं से होकर जा रही हो उनको सेटिस्फाई करा देंगे, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अगर पैरेलल है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो उनकी प्रवणता का गुणनफल जो होगा वो गुणनफल कितने के बराबर होगा, वो गुणनफल -1 के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, सबको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब हम यहाँ पे एक और बात कह देते, जब ये पैरेलल है, अब ये लंबवत हैं तो इनके बीच की दूरी बताओ, है ही नहीं कुछ, दोनों तो मिल रही हैं एक दूसरे से गले। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके बीच की लंबवत दूरी भी निकाली जा सकती है, तो लंबवत दूरी का C1 माइनस C2 बट्टे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यानी d बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का फॉर्मूला अगर निकालना है, दो रेखाएं हैं तो C1 माइनस C2 बट्टे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे दो समीकरण दे रखे हैं भैया, एक समीकरण लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों मान लो मिल रही हैं कहीं, अब इनके अर्धक का समीकरण पूछा, अर्धक का मतलब जो इनके कोणों को बराबर बराबर बांट दे, अर्धक का समीकरण। तो कुछ नहीं करना है, a1x by1 वही समीकरण का उतार लिया है और बट्टे में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर बराबर में यही समीकरण उतार लिया, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, एक बार प्लस लगा देंगे एक बार माइनस लगा देंगे, दो समीकरण। हालांकि ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, तो ये पेपर में नहीं आता है, तो इसलिए हमने ज्यादा इस पर पीएचडी नहीं करा रहे आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं आगे, ऐसा समीकरण जिसकी घात सब कि प्रत्येक पद की x और y की घातों का योग बराबर हो, उसे होमोजीनियस कहा जाता है, हिंदी में समघाती कहते हैं। समघाती कैसे, जैसे देखो यहाँ y का पद है ही नहीं तो
दो घात, यहाँ एक और एक दो घात, यहाँ भी दो घात, तो इसे होमोजीनियस यानी समघाती समीकरण कहेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या है? ये है तुम्हारा ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? ये क्या लफड़ा नया आ गया? ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हम आपको समझाते हैं कुछ, ठीक है कि नहीं ठीक है? पहले से हमने इसलिए लिख लिया आपको छूटे ना बीच में, सब पूरा कवर हो जाए। तो जैसे हम आपसे कहें कि दो समीकरण है, और ये क्या है, इसकी खास बात एक और है, ये मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु से, ओरिजिन से, दोनों रेखाएं जो मूल बिंदु से जा रही हैं उनका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे हमने कहा एक्स प्लस 3y बराबर 0। अब बताइए ये मूल बिंदु से जा रही है कि नहीं जा रही? तो मूल बिंदु से जाने का एक ही तरीका होता है कि मूल बिंदु से जा रही है कि नहीं जा रही। मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 से जा रही है, और 0,0 से जा रही है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो 0,0 रखी हो तो यहाँ पे तो 0 0 बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरा एक और दे देते हैं 2x + y बराबर 0, ये भी 0 पे सेटिस्फाई कर जाएगा। अब मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का समीकरण कैसे निकालते हैं? संयुक्त, दोनों का मिक्स। मान लो एक ये है u और एक इसको नाम दे देते हैं v, L1 L2 दे दो, तो u डॉट v बराबर 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब दोनों का गुणनफल करना है। गुणा आप करना आता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 2x² + 3y² द्वितीय 6 और xy 7xy, बस यही हो गया। ये मूल बिंदु से जाने वाली एक संयुक्त रेखा का समीकरण हो गया, जिसे होमोजीनियस कहेंगे कि x और y की सब जगह, देखो यहाँ y है ही नहीं तो घात 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ दोनों की जोड़ के 2 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इसी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का हम समीकरण की बात करें तो इसका समीकरण प्रवणता रूप हो जाएगा y बराबर mx। m1x 2 है ना लाइन, एक ये मान लेते हैं चलिए, दूसरे का हो जाएगा y बराबर m2x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। अब इन दोनों का आप अगर गुणा कर दें तो जो निकल रही होगी आवाज, ठीक है मैं चार्जिंग पॉइंट लगा दूं, ये सेल आपको दिक्कत होने लगी। मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर दोनों, ये देखो, चलो जहां तक आई हो मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे mx + c होता है, लेकिन मूल बिंदु से जाने के लिए c को 0 मान लेते हैं, तो इस वाली का mx इतना हो गया, इसके लिए m2 अलग अलग प्रवणताएं होंगी। ठीक है कि नहीं ठीक है? तो आप हमें ये बताइए, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं? अगर हम दोनों को, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ये तो चल रही थी अब, तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे और इससे तुलना करेंगे तो m1 m2 बराबर -2h/b निकल के आएगा, और m1 m2 बराबर a/b निकल के आएगा। ठीक है कि नहीं ठीक है? तो बोलो कुछ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। तो ये m1 m2 दोनों लाइनें जो आपस में मिल रही थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, दोनों लाइनों का प्रवणता है m1 और m2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई, दुख तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ? नहीं हुआ होगा। कष्ट कैसा? आप कोई भी दिक्कत हो, अगर ये बात आप नहीं निकाल पाए दोनों का गुणा करके तुलना करके, तो आप हमें बता देंगे कमेंट करके इसी वीडियो में। कल जो टॉपिक शुरू कराएंगे उससे पहले हम कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अगर उनके बीच में भैया जब दो लाइनें मिल रही हैं, जब दो लाइनें मिल रही हैं तो उनके बीच में कोण भी बनना होगा। अब जैसे दो लाइनें मिल रही हैं तो इनके बीच में कोण भी बनना होगा। यही कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट में h² - ab बट्टे a + b। 2 अंडर रूट में, आप 4 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। 2 अंडर रूट में h² - ab, 2 बाहर अंडर रूट में h² - ab बट्टे a + b। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो संपाती क्या होती है? संपाती होती है भैया, जैसे एक लाइन के, देखो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जावे। पैरेलल क्या होती है? पैरेलल अलग अलग जावे। संगामी क्या होती है? एक ही बिंदु से जावे। अब जो संगामी है वो संपाती भी होंगी, लेकिन संगामी ये भी हो सकती है। अब कोई आपसे ये कहे, यहाँ छोटी सी बात, क्या संगामी संपाती हो सकती है? नहीं, लेकिन संपाती संगामी हो समांतर हो सकती है। यस, क्योंकि ये समांतर भी एक दूसरे के और ऊपर से जा रही है, तो संपाती भी है। ये बात आपको समझ में आ गई? संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, यहीं पे हम लिख देते हैं तो ठीक है, ऐसे करके। और समांतर दूर दूर कर दो, और संगामी एक ही बिंदु से जा रही है। अब ये देखो समांतर भी है, संपाती में तीनों आ गए। ये समांतर भी है, आप देख रहे होंगे नीली और, अरे नहीं दिख रहा, तो संपाती का मतलब
अब खुश, चलो। तो संपाती भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब एक देखो, एक के ऊपर एक जा रही है तो बिंदु से भी जा रही है, तो ये संगामी भी हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? संगामी भी कहलाएगा और ये समांतर भी कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन समांतर क्या संपाती होगा? नहीं। क्या समांतर संगामी होगा? नहीं। लेकिन ये तीनों के अंदर आ गया। एच स्क्वायर और ए बी कैसे है? अरे जब इनके बीच का कोण तो जीरो बनेगा। अब जब इनके बीच का कोण जीरो बनेगा भैया, तो ये tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ये सब जीरो में चला गया, 2 भी जीरो में चला गया, अंडर भी जीरो में चला गया। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो आ जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर हो यानी 90 एंगल बनना हो तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा? tan 90 इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट बराबर देखो 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस माइनस छोड़ो बाद में लगा लियो। ठीक है कि नहीं? जगह ही नहीं, क्या करें, प्लस माइनस लगाएंगे, समझाएं। अब देखो आगे, और बट्टे में ए प्लस बी। ये इनफाइनाइट तब आता है जब बट्टे में जीरो हो, यानी ए प्लस बी की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो वो इनफाइनाइट आ जाता है। और इनफाइनाइट इसका मतलब हो गया कि वो लंबवत होगी। आगे समझते हैं। लो तो वही लौट फिर के फिर आ गया, फिर समझा देते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ए प्लस बी बराबर जीरो आ जाए, ए प्लस बी बराबर अगर जीरो आ जाए भैया, सवाल भी तो था एक दो। हाँ ये सवाल है, एक ये सवाल आया हुआ सवाल है, यहाँ डाल लेंगे क्वेश्चन। चलो शॉर्ट में सही है। तो यहाँ देखो ए ये है और बी की जगह माइनस ए है, तो इन दोनों का योगफल जीरो हो गया। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जहां एक दूसरे के कैसी होंगी? लंबवत होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो ए प्लस बी बराबर जीरो कब होगा? जब थीटा बराबर 90 होगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। संपाती हम आपको समझा चुके हैं। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब होता है जैसे जे और जाई के ऊपर मान लो दूसरी लाइन ये गई, ठीक है। समांतर का मतलब क्या होता है? जे और जाई के नीचे दूसरी लाइन जे, ठीक है। संगामी का मतलब क्या होता है? जी और जाई के ऊपर ऐसे एक ही पॉइंट से जाना है। हालांकि ये वाली तो एक पॉइंट से भी जा रही है, बराबर भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो से बड़ा हुआ, फॉर्मूला कहां गया? फॉर्मूला अभी वाला, वही वाला फॉर्मूला। जैसे 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी और बट्टे में ए प्लस बी। अब देखो अगर इसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाएगी जीरो से छोटी, तो आप जानते हैं कि वो तो माइनस का हो जाएगा। और माइनस की संख्या का जो वर्गमूल होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। माइनस की संख्या का जो वर्गमूल होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। तो काल्पनिक होगा, बड़ा आएगा तो अब देखो दो मान आएंगे ना प्लस माइनस के, तो भिन्न भिन्न हो जाएगा। वही यहाँ पे बात समझाइए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगली बात पे समझते हैं। कोणों के अर्धक का समीकरण, आपने कोई याद नहीं होगा तो ये आप याद रख सकते हैं। जैसे दो लाइनें, ये कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का कोणों का अर्धक चाहिए, इसका समीकरण चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी, वही ए एक्स स्क्वायर समीकरण तो पता ही है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच वाई बराबर जीरो। ये कैसा है? ये होमोजीनियस है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, होमोजीनियस इतना ही लिखेंगे। और समघाती कहते हैं हिंदी में। और इसके अलावा ये मूल बिंदु से भी जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके अलावा ये मूल बिंदु से भी जा रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। तो ये भी तो समघाती है ये वाला। क्यों? देखो दो घात, यहाँ भी कितनी घात? 2 घात। तो ये इसका क्या हो गया? ये अर्धक का समीकरण हो गया। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी और बराबर में एक्स वाई बट्टे एच। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगर मूल बिंदु से नहीं जा रहा हो, जैसे x प्लस बाई प्लस 3 बराबर जीरो, और दूसरा समीकरण दे रखा हो 2x माइनस बाई प्लस 1 बराबर जीरो। ये तुम जीरो जीरो पे सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं। रखो जीरो प्लस जीरो, 3 रह जाएगा, संतुष्ट नहीं करेगा। जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, 1 बराबर जीरो नहीं होता। अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो मूल बिंदु से नहीं जाएगा, तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। अब ये समीकरण एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक व्यापक समीकरण है। अब ये क्या है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कर भी सकता है, पैराबोला को भी कर सकता है, हाइपरबोला को भी कर सकता है, और इलिप्स को भी और सर्कल को भी। उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, अगर हम अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन है कि ये कर लो। अगर आपको ये याद नहीं होता, गंदा है, तो आप एक दूसरा तरीका बताते हैं। देखो ए जी एच और एच जी में आप कंफ्यूज होते होंगे, तो जी एच तो हमारी एबीसीडी सीधी सीधी है, उल्टा कर लेते हैं। एच जी एच जी सुन रहे हो? एच जी वैसे ही ए एच जी, इधर भी, इधर बी सी, इधर बी एफ, एफ से आपको याद बना रहेगा। ठीक है, बॉयफ्रेंड वाला, उल्टा सीधा नहीं सोचना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर बराबर में जीरो हो जाए, इसका मान जीरो हो जाए, तो ये किसको करेगा? ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को करेगा। नहीं हो तो अभी दो मिनट में आगे आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगर यही दोनों जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यही समझा देते हैं। तो यहाँ पर ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, कतई इंपोर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछा गया, लेकिन ध्यान रख सकते हैं। तो ये इनके कटान बिंदु आपसे पूछ ले, तो कटान बिंदु आप डायरेक्ट निकालने का तरीका ये होता है। हालांकि दूसरा तरीका इसका एक और होता है, जैसे देखो ये वाला, ऐसे अगर आप नहीं ध्यान रखना चाहते तो इतना बड़ा समीकरण आपको दे रखा है, कटान बिंदु पूछे, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करिए, एक बार y के सापेक्ष अवकलन करिए, दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, x y के निर्देशांक निकल आएंगे। हालांकि ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि कटान बिंदु है। और प्रकृति, इनकी प्रकृति वही सेम होगी जो हम आपको अभी पीछे समझाएं। कौन सी वाली प्रकृति? प्रकृति जो आपको पीछे समझाएं। कहां गई प्रकृति? बहुत दूर पहुंच गई प्रकृति, यही गई। और इसके अलावा और भी समझाएं कैसे क्या होगा जी। कहां है प्रकृति? यही तो है, संगामी होगा, क्या होगा, ये सेम प्रकृति होगी। ये चार खानों में बताया है, एक ये बताया अलग से, यही सेम प्रकृति निकालने का तरीका होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। सही है कि नहीं सही है? ये फॉर्मूला आपको पहले बता ही चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो आगे, अगर समीकरण में h बराबर 0 हो और a बराबर b हो तो ये सर्कल को डिनोट करेगा। सर्कल का समीकरण जानते हैं आप, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहां a बराबर b बराबर होना चाहिए, लेकिन वो 1 होना चाहिए, तब वो सर्कल का सही समीकरण बनेगा। अब क्या है कि अगर मान लो ये 2 2 हुए तो पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दीजिए तो बराबर हो जाएंगे। अब 2 3 हुए तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके जो पॉइंट के केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो माइनस के g और माइनस के f। क्लियर है? और अगर रेडियस निकालनी है तो अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भैया, चलिए ये क्या है? ये एक वृत्त का समीकरण है जिसके केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अल्फा कॉमा बीटा। और ए क्या है? ए यहाँ पे रेडियस है, त्रिज्या है। त्रिज्या जानते हैं, जैसे ये वृत्त है और यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर कोई ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर बराबर, ऐड क्या कर, तो ये मूल बिंदु से, ये क्या हो जाएगा? ये मूल बिंदु से जाने वाली जो केंद्र है इसका, सॉरी मूल बिंदु से जाने वाला क्यों, सेंटर जो हो जाएगा वो मूल बिंदु हो जाएगा और ए रेडियस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा होगा, सिंपल रिवीजन चल रहा है। अब आप बताइए, ये बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप हमको बताइए भैया मेरे, इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई? फटाफट से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, 45-50 मिनट तक होंगे जब आप पूरी कोऑर्डिनेट खत्म कर चुके होंगे, 2D ऐसी 3D खत्म कर लेंगे, ऐसे करके खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लो। बस फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। कहां पहुंचे हम? तो भूल गए, पानी पी लें तब बताएंगे। हाँ अब सही है, चलिए देखो। ठीक है भैया, चलो स्पर्श रेखा का समीकरण अगर हमें चाहिए तो स्पर्श रेखा का समीकरण आप ध्यान रखिए हमेशा भविष्य में, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे x इंटू x1। अब कोई तो कहेगा ना कि x1 y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, जैसे सर्कल है तो यहाँ पॉइंट है x1 y1, तो यहाँ से जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा है। ठीक है, y स्क्वायर की जगह रख देंगे आप y इंटू y1, और अगर x है तो इसकी जगह लिख देंगे x प्लस x1 बट्टे 2, ऐसी y की जगह y प्लस y1 बट्टे 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये यही काम नहीं आएगा, ये आपके पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हर जगह काम आता है, यही सेम कंसेप्ट, यही वाले, तो इससे ही काम चलाएंगे आप। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए वही किया यहाँ पे। जैसे आप बताइए यहाँ पे अगर रखें देखें हम तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 यही हो जाएगा। बोलो यस या नो? आप बताइए, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? पहले एक मिनट पानी एक घूंट पी लें, पहले खांसी से आ रही है। हो गया? चलिए सेम कहानी, x की जगह x स्क्वायर की जगह x इंटू x1, y स्क्वायर की जगह y इंटू y1, और g की जगह देखो यहां रखो 2g, और x की जगह x प्लस x1 बट्टे 2, क्या से जी कट गया तो g ये आ गया, देखो ऐसे यहां आ जाएगा, सेम कहानी है। ठीक है, इसके बाद अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण नॉर्मल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x सरल है ये तो, और यहाँ x माइनस x1 बट्टे x1 प्लस जी, ये आप ध्यान रखेंगे, आज के आज ही याद कर लेंगे, नहीं ये थोड़ी पेपर के ज्यादा दिन बचे। y माइनस y1 बट्टे y1 प्लस f। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी एफ और क्या है? केंद्र के निर्देशांक है। चलिए अगर हम उसकी रेडियस पूछी जाए, स्पर्श रेखा की रेडियस बताइए,
स्पर्श रेखा की रेडियस। अगर कोई पूछे आप बताइए किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक। किसी बाह्य बिंदु से दो खींची जा सकती हैं। किसी सर्कल पर किसी एक बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? एक खींची जा सकती है। ऐसे ही बस, ठीक है। थोड़ी ये तो कटा, एक अंदर से काट रही है, स्पर्श रेखाएं थोड़ी कहलाएंगी, ठीक है भैया। और आपको कुछ नहीं करना, अगर ये यहां से पूछे x1 y1 से स्पर्श रेखा का समीकरण, वो स्पर्श रेखा की लंबाई, समीकरण तो बता ही चुके पीछे, स्पर्श रेखा की लेंथ, तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट रखिए यहाँ पे, आर स्क्वायर को उधर ले जाइए, वर्गमूल निकाल दीजिए। सेम कहानी यहाँ भी वही दोहराई गई है, x की जगह x1, y की जगह y1, सेम वही कहानी है, ठीक है। चलिए अब अगर प्राचलिक मान समीकरण पूछ लिए जाए तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, ये तो आप जानते ही हैं। जब वो मूल उसके सेंटर जो है वो क्या है, वो 0,0 है तब। अदरवाइज अल्फा बीटा है तो अल्फा में जोड़ देंगे बस और बीटा में जोड़ देंगे बस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अल्फा में जोड़ देंगे और बीटा में जोड़ देंगे, इतना ही आपको ध्यान रखना है। पाई बराबर mx प्लस सी, अगर ये इस सभी सर्कल को स्पर्श करे तो कंडीशन ये होती है, अगर कोई ये चाहे कि ये आई कैसे, तो हम बता सकते हैं। देखो आप बताइए, ये इसका, अरे भाग रहा है, पाई बराबर mx प्लस सी है इसका समीकरण, और ये इसके केंद्र के निर्देशांक क्या निकलेंगे? 0,0। तो जो डाले गए यहां से यहां तक ये रेडियस भी होगी और डाले गए लंब की लंबाई भी हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहां से आप निकाल सकते हैं। देखो इसको पहले एक तरफ खींच लो, mx प्लस माइनस के बाई प्लस के सी बराबर 0, पर 0,0 से, तो भैया जेऊ 0 और प्लस सी बट्टे अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस 1 और बराबर रेडियस आर, क्या निकलेगी? आर निकलेगी आपकी, कहां गई? ए। बस इसको कर दीजिए तो सी बराबर ए और 1 प्लस अंडर रूट में m स्क्वायर। अरे ये तो दिया ही नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होगी। चलिए ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल। अब देखो, जो हम लोग वहां विराम दिए थे उसी घटना को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है? ये एक समीकरण है भैया, ठीक है। अगर इसके बराबर 0 हो तो हम आपको पहले ही बता चुके, अगर 0 है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। अगर 0 नहीं है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 0 नहीं है तो 3 कंडीशन बनेगी। सर्कल के लिए तो आपको बता ही चुके, ये एक्स वाई वाला पार्ट नहीं होना चाहिए और ये दोनों बराबर होने चाहिए। बाकी पैराबोला कब होगा? जब बराबर हो। जब छोटा हो जाए ए बी से एच स्क्वायर तो एलिप्स। वही उत्केंद्रता वाला झंझट। उत्केंद्रता भी तो ऐसे ही होती है, दीर्घवृत्त की हाइपरबोला उल्टा होता है, तो उत्के और यहाँ बराबर 1 होता है, तो उसी से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। एक से छोटी तो एलिप्स होता है, वैसे ए बी से छोटा तो एलिप्स होगा, ए बी से बड़ा तो हाइपरबोला होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कहूं, अब हम लोग इस बार स्टार्ट करते हैं पैराबोला वगैरह को। इतनी बात में किसी को दिक्कत आई? बिल्कुल ध्यान से समझना, बताइए फटाफट से। हाँ जी, ना जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? मैंने जितनी बातें आपको समझाई आई समझ में कि नहीं आई होंगी? चलिए तो आगे बढ़ जाएं फिर हम लोग। मुझे लगता है आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं, ये इसको मैं और आगे समझाऊंगा अगली वीडियो में, उसमें पूरा खत्म कर देंगे। ये इलिप्स विलिप्स 20-25 मिनट की वीडियो में वो खत्म कर देंगे, फिर अगली एक वीडियो में 3D खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये लैब वाली प्रॉब्लम थी तो इसलिए कर लेंगे हम लोग। चलिए, और ज्यादातर क्लासें हम लोग, और जो ज्यादा क्लास लेना चाहते हैं वो ऐप पे आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है, वहां भी कोई चार्ज नहीं है। आप उसको डाउनलोड करके, जो नंबर होगा, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दे रखा है, उस पर आप कमेंट करेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा, वो फ्री वहां भी है। वहां आप मॉक मतलब प्रैक्टिस सेट या और भी एक्स्ट्रा क्लासें आप कर सकते हैं कवर। चलिए फिर हम लोग अगली वीडियो में 20 मिनट की वीडियो में 20 मिनट लगेंगे, बचा ही क्या, बस वहां पे इलिप्स वगैरह बचा है तीनों। आप ये समझ चुके इलिप्स कब बनेगा, हाइपरबोला कब, और एक चीज और छूट गई, जैसे हम आपको बताएं, यहाँ नहीं पहुंच, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड अगर निकालना है तो 2g² माइनस के c होता है, और बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड f² माइनस के c होता है। किसी सर्कल द्वारा एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी सर्कल द्वारा एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड ये होता है। इतनी बात में किसी को कोई दुख तकलीफ हुआ क्या? अब बोलो जल्दी फटाफट से। एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और बाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, एक और बात, अगर ये पूछ ले कि कोई पॉइंट दे दे वृत्त पर स्थित होंगे, वृत्त से बाहर, उस पॉइंट को क्या करिए आप उस समीकरण में रख दीजिए।
अगर वो 0 से बड़ा आ जाए तो बाहर, 0 के बराबर आ जाए तो वृत्त पर, 0 से छोटा आ जाए तो वृत्त के अंदर। हालांकि हम कल इलिप्स वगैरह हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो वहां पे हम आपको अगली क्लास में तो वहां पे यही सर्कल का संग में समझा देंगे। ठीक है भैया, चलिए और किसी की कोई समस्या हो तो फटाफट से बताएंगे, नहीं तो मतलब बतानी क्यों, बता तो सकती नहीं तुम। चलिए ठीक है ना, तो ये एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और ये वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। और कोई पूछ ले आपसे व्यास का समीकरण, व्यास का तब कोई पूछता भी नहीं है, खैर x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0, बस व्यास का समीकरण। हालांकि आप जानते हैं यहाँ और यहाँ का पॉइंट, अगर यहाँ का केंद्र पता चल जाए, यहाँ का पता चल जाए, तो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, वो ये होता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट आप यहाँ निकाल दीजिए, बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? प्रैक्टिस सेट में ऐसे सवाल मिलेंगे तो वहां पे हम लोग कर रहे होंगे। चलिए बाय, अलविदा।